जो है वो दिए। तो हमारे पास कौन-कौन सा था? भेड़ का मूत्र, बकरी का मूत्र, गाय का मूत्र, भैंस का मूत्र, हाथी का मूत्र, ऊँट का मूत्र, घोड़े का मूत्र और गधे का मूत्र ऐसे था। इनकी हमने सामान्य विवेचना कर ली थी, सामान्य इनकी डिस्क्रिप्शन तो बता दी थी, ठीक है? तो जो विशेष है उसमें हम आते हैं, सबसे पहले हम करेंगे भेड़ का मूत्र जो है वो कैसा है? भेड़ का मूत्र जो है वो थोड़ा-सा क्या है, तिक्त है, स्निग्ध है और यहाँ पे लिखा हुआ है पित्त का अविरोधी है। इसको छोड़ के मतलब वैसे इन्होंने जनरल बताया, जितने भी मूत्र हैं ये वैसे पित्तवर्धक होते हैं सारे, तकरीबन सारे थोड़े से पित्तवर्धक होते हैं। तो लेकिन जो भेड़ का मूत्र है ना, ये ना तो पित्त को बढ़ाता है, ना ये पित्त को कम करता है, ठीक है? पित्त का अविरोधी है, मतलब पित्तवर्धक नहीं है ये, ठीक है ना? तो भेड़ का मूत्र क्या है? थोड़ा-सा तिक्त है, स्निग्ध है एवं पित्त का विरोधी है। ये ना तो पित्त को बढ़ाता है और ना ही पित्त को शमन करता है, ठीक है? बाकी जितने भी मूत्र हैं वो सारे पित्त के थोड़ा-सा पित्त को पित्तवर्धक ही हैं सारे के सारे, ठीक है? थोड़ा-सा बढ़ाते ही हैं, थोड़ा-सा, ठीक है? बकरी का मूत्र क्या है? बकरी का मूत्र है कषाय और मधुर रस वाला, स्रोतों के लिए हितकारी है और त्रिदोषनाशक है। बकरी का मूत्र बहुत बढ़िया है, बकरी का दूध भी बहुत बढ़िया है। आजकल तो बकरी के दूध की डिमांड ही बढ़ी है, पता होगा आपको, है ना? प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, सेल कम कम हो जाते हैं, तो बकरी के दूध को बहुत डिमांड है, ठीक है? क्योंकि बकरी जो है वो उसकी जो जो उसकी वो है ना क्या कहते हैं, इसकी जो प्रकृति है, ये समप्रकृति में एक तरह से आती है। समप्रकृति का मतलब है वात, पित्त, कफ जो हैं वो तीनों ही इसकी सम मात्रा में माने गए हैं, ठीक है ना? सबसे बढ़िया मानी जाती है ये बकरी। तो बकरी का जो मूत्र है, कषाय और मधुर रस वाला, स्रोतों के लिए हितकारी और त्रिदोषनाशक है। और गाय का मूत्र तो सबसे बढ़िया वैसे ही माना गया है। गाय का मूत्र कुछ मधुर है, दोषनाशक है, कृमियों का नाश, पेट के कीड़ों के लिए भी अच्छा है और कुष्ठ का नाशक है। कुष्ठ यानी स्किन डिजीज़ जितनी है, स्किन डिजीज़ में भी हम गाय का मूत्र जो है वो देते हैं, ठीक है? नाशक है। इसके पीने से मतलब ख़ारिश जो है, खाज शमन होता है, वात आदि से उत्पन्न पेट के रोगों में ये हितकर है। वैसे ये सर्व रोग हितकर है, जो गोमूत्र है, ये सर्व रोग हितकर है, इसलिए लोग जो है डेली जो है इसका सेवन भी करते हैं, ठीक है? कैंसर में ये बहुत अच्छी है, कैंसर में गोमूत्र बहुत अच्छा है, ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए, स्थौल्य के लिए गोमूत्र बहुत अच्छा है, ठीक है? आगे आ गया हमारे पास भैंस का मूत्र है। भैंस का मूत्र क्या करता है? ये आप नोट कर लीजिए स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए ना। जैसे भेड़ का मूत्र उसने कहा पित्त का विरोधी है, ना पित्त को बढ़ाता है, ना कम करता है, ठीक है? जैसे बकरी के उसमें बताया कि स्रोतों के लिए हितकारी है, सारे स्रोत शरीर के जितने ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज को दूर करता है, बकरी का दूध हो गया। गाय का दूध क्या है? गाय का दूध ये है कृमिनाशक है, कुष्ठनाशक है, ठीक है? सभी दोषों को दोषनाशक है, ठीक है? तो भैंस का दूध स्पेशली काय के लिए बताया दूध गया? नहीं सर, मूत्र की बात कर रहे हैं। मूत्र सॉरी, मुँह से निकल गया होगा, सॉरी, ठीक है ना? गाय का मूत्र, ठीक है? तो ये है कृमि और कुष्ठ का नाश करता है और भैंस का मूत्र जो है ये काय के लिए? ये बवासीर के लिए, ठीक है? लिख लीजिए आप बवासीर के लिए है, ठीक है? शोथ के लिए है और उदर रोग, उदर यानी पेट के रोगों के लिए जो है भैंस का मूत्र वो है, ठीक है? हाथी का मूत्र, हाथी का मूत्र बताया है नमकीन है। इसकी क्वालिटी क्या है? ये एक नमकीन है, ठीक है? काय के लिए यूज़ करते हैं इसको? कृमिनाशक है, ये भी कुष्ठनाशक है और कृमिनाशक है, ठीक है? कुष्ठ रोग वालों के पुरुषों के लिए ये हितकारी है। अवरुद्ध मल और मूत्र रोग, अल्सक रोग होता है, जैसे अल्सक रोग होता है जैसे पेट बिल्कुल जकड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ना इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एक तरह से बिल्कुल कइयों को उसको अल्सक रोग कहते हैं। बिल्कुल पेट जकड़ जाना, ठीक है ना? वो अल्सक रोग है, ठीक है? विष रोगों में दे सकते हैं इसको, श्लेष्मजन्य रोगों और बवासीर में भी ये भी श्रेष्ठ है हाथी का जो मूत्र है, बवासीर के लिए, ठीक है? एक भैंस का मूत्र बवासीर के लिए ये भी हो गया, ठीक है? ऊँट का मूत्र ये थोड़ा-सा तिक्त है, ठीक है? पीता है, श्वास, खास और अर्श रोग फिर होगी बवासीर, ठीक है?
अर्श रोगों का नाशक है, ठीक है। फिर घोड़े का मूत्र कैसा है? ये तिक्त है और कटु है। तिक्त भी है, कटु भी है। ये किसके लिए है? कुष्ठ, विष और व्रण का नाशक। व्रण यानी जो जख्म होते हैं ना, जख्मों को भी ठीक करता है एक घोड़े का मूत्र, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास 8वें नंबर पे है गधे का मूत्र। गधे का मूत्र मैंने आपको कल सर बताया। सर सर वो वरुण और कुष्ठ और क्या बताया जी, हॉर्स मूत्र के? हाँ हाँ, जो घोड़े का मूत्र है ना, वो कुष्ठ में यानी कि स्किन डिजीजेस में, विष रोग जो होता है ना, कोई विष टॉक्स जो आपने कोई पॉइजनिंग है, पॉइजनिंग में भी बहुत फायदा करता है। और व्रण कोई यानी, विषैला कीट काट ले तो भी सर? हाँ जी, भाई विषैला कीट काट ले, जैसे सर्पदंश है या बिच्छू है। हाँ उसमें आप दे सकते हो, ठीक है ना, उसमें दे सकते जी हैं सर। हम, ठीक है। और व्रण का नाशक। व्रण यानी वुंड्स, जख्म होते हैं ना, व्रण होता है वुंड, वुंड को कहते हैं व्रण। वुंड मतलब जख्म, आप हिंदी में लिख लो जख्म, उसका नाशक है। गधे का मूत्र गाय के लिए हम देते हैं एपिलेप्सी, उसको अपस्मार कहते हैं हिंदी में, ठीक है। आयुर्वेद में अपस्मार कहते हैं, या उन्माद, पागलपन को उन्माद होता है, पागलपन। ये कटु है तिक्त? गधे का मूत्र जो है ये, इसकी विवेचना यहाँ पे लिखी नहीं हुई कैसा है। वैसे ये तिक्त ही है जी, मधुर नहीं है ये, तिक्त है। तिक्त रस तो इसका प्रधान है ही है ये, ठीक है। रूक्ष तिक्त है। हाँ, रुक्ष भी होगा, बिल्कुल। वात जो है ना, वो उसको रुक्ष होगा, तिक्त तो है ही है ये, ठीक है ना। तिक्तता इसलिए लिए हुए है क्योंकि इसने हिस्ट्री जो अपस्मार है उसको तोड़ना है। सर जैसे ये होता है, जैसे मिर्गी में अगर पागलपन में प्राणवायु के जाने की वजह से, तो हमें ख्याल से मिर्गी और ये होता है, जैसे सर ने बताया था बीच में, तो सर ये रुक्षता के कारण वो जो प्राणवायु है वो फिर नुकसान नहीं करेगा सर? नहीं ऐसे देखो नहीं है। ये जो है ना, जो गधे का जो यूरिन क्या काम करता है, इसके अंदर जो तिक्त गुण है, तिक्त गुण जो होता है वो पित्त को बढ़ाता है। तिक्त गुण जो है कफ सामक है ना, तिक्त गुण क्या है? कफ सामक है। ये शास्त्री जी जो कह रहे हैं ना, ये थी एक्चुअली में, जब अपस्मार होता है ना तो कफता बढ़ जाती है, ठीक है ना, उससे ये बढ़ते हैं हिस्टीरिया हमें में। ये गधे का यूरिन हमें तब देना है जब किसी के प्राणवह स्रोतस में कफ का अवरोध हो जाए। अच्छा कब अवरोध हो जाए? जी 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 जी। जब अवरोध हो जाता है तो प्राणवह स्रोतस में क्या होगा, वात यानी ऑक्सीजन आगे सप्लाई नहीं हो पाता ब्रेन में। जो सप्लाई नहीं हमारा होता जो है, तर्पक कफ है, जो ब्रेन में क्या है, तर्पक कफ है, तो तर्पक उसका कफ है। वो जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और हमारी जो प्राणवाह स्रोतस वहां पर भी स्तब्ध हो जाता है। तो ऐसे में जो वो है, जो यूरिन है गधे का, उसके जो तिक्त गुण है वो क्या करता है, वहां के विद्यमान जो कफ है उसको अपने रुक्ष गुण से, है ना, अपने उष्ण गुण से उसको वो क्या करेगा, भेदन करेगा। जो स्रोतोवरोध है ना, हाँ, उसको खोल देगा। स्रोतों को खोलता है। हाँ, तो जो 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 बढ़ा हुआ जो तर्पक कफ है उसको मेंटेन करेगा। तो वहां जो प्राणवायु जब वो अच्छी तरह से जब संचार होने लगेगा, तो हमारे ब्रेन के जितने भी जो जो कोशिकाएं हैं वहां पर ऑक्सीजन सही तरीके से प्रॉपरली वहां पर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी सर। हाँ, जी बस सर, थैंक यू। ज्यादातर जो है ना कफ प्रदान जो व्याधि है, जो एपिलेप्सी है, वहां पर हमें ये देना है, अपने पित्त प्रदान में नहीं देना है। तो सर ये इंटरनल रूप में देना होगा ना सर, ये औषधि के साथ? हाँ, इंटरनली हमने यूज करना है। ओके, थैंक यू। ये देना ही इंटरनली है, इसमें एक्सटर्नली इसका कोई वो है ही हाँ, नहीं। इंटरनली, हाँ जी। वैसे चरक संहिता में इसके लेप भी बताया हुआ है ना, ये जो गोमूत्र जो है, गधे के मूत्र को शरीर में लेपन करना है, ऐसा भी लिखा हुआ है। चलो ये आगे लिखा इसमें, वो आगे जो इसका जो प्रॉपर पसमार की जो प्रॉपर है ना, जी उसमें हाँ, है। वहां पर देखेंगे, हाँ जी। ठीक है, तो आगे हमारे पास है 8 प्रकार के जो हैं दूध आ गए हमारे पास, ठीक है। आपकी शंका दूर हो गई जी? हाँ बिल्कुल, 100% सर। बेसिकली क्या होता है, जो पसमार है ना उसमें जड़ता आ जाती है, या उन्माद में जड़ता आ जाती है, जड़ता कफ का गुण आ जाता है। तो उस जड़ता को दूर करना है तो ये इसको देते हैं, ठीक है। जी जी। तो आगे है हमारे पास 8 प्रकार के दूध।
इस प्रकार से इस शास्त्र में सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के यथा समर्थ अर्थात मूत्रों को जैसे जैसे शक्ति है वैसे गुण कह दिए गए हैं। अब 8 प्रकार के दूध, इनके कर्म और गुण भी कहे जाते हैं। कौन कौन से दूध हैं? सेम जिनके मूत्र के बारे में बताया उन्हीं के दूध के बारे में बताया। भेड़ का दूध है, बकरी का दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है, ऊँटनी का दूध है, हथनी का दूध है, घोड़ी का दूध है, लेकिन यहाँ पे एक स्त्री का दूध जो है वो साथ में ऐड किया गया, ठीक है ना। उसको भी क्योंकि ये मेडिकली है तो फिर स्त्री का दूध, इसलिए बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे बढ़िया है, इसलिए इसका जो है वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब सब दुग्धों के सामान्य गुण जो हैं वो क्या है? तो दूध वैसे देखो यहाँ पे भी जो डिस्क्रिप्शन बताई है दूध की, दूध को एक कंप्लीट डाइट माना है। आयुर्वेद में भी माना गया कि जो दूध है दिस इज ए कंप्लीट डाइट, इसमें सब कुछ है। ये बच्चे से लेके 95-96 साल के बूढ़े, 100 साल के बूढ़े तक जो है दूध जो है सबसे बढ़िया माना जाता है। इसलिए लोग जो है रात को दूध पी के सोते ही थे, ठीक है ना। आजकल नहीं करते, आजकल वैसे भी दूध सही मिलता ही नहीं है, टीके वाला दूध मिलता है या मिलावट होगी। सब दुग्ध प्राय क्या है इनका? मधुर रस, ठीक है, मधुर रस वाले हैं, दूध होता है इनके अंदर। स्निग्ध है, ठीक है, क्योंकि घी है इसके अंदर। शीत है, ठीक है, ठंडा होता है। स्तन्य, स्तन्य भी है, शीत और स्तन्य। स्तन्य का मतलब है, हमने अभी एक पीछे करके आए हैं ना, अभी पीछे इसी में सर्वदा सर्व भावना सामान्य वृद्धि कारण, उसका ही एग्जाम्पल साथ में उन्होंने दे दिया, ठीक है ना। कि स्तन्य मतलब ये दूध ही दूध को बढ़ाने वाला है। जो जिस मदर के दूध नहीं ना उतरता, तो हम आज भी जो डॉक्टर है, इंग्लिश डॉक्टर भी कहते हैं कि माँ को कहते हैं तू दूध पी ज्यादा, जितना दूध पिएगी तेरा दूध उतरेगा, ठीक है ना। तो क्या आ गया इसमें? सर्वदा सर्व भावना सामान्य वृद्धि कारण में एग्जाम्पल आ गई आपकी सीधा सीधा, ठीक है। तो दूध पिएंगे तो दूध उतरेगा। ऐसे इसी में ही सारी आ जाती है, रस धातु से रस धातु, रक्त धातु से। कई कहते हैं खून पियोगे तो सीधा खून बढ़ेगा, मांस खाओगे तो सीधा मांस बढ़ेगा। ये अगर हम मेडिकेटेड चले तो मेडिकेटेड ऐसे ही है। ये चीजें, खरोड़े का सूप हम कहते हैं ना, जब हड्डी टूट गई तो खरोड़े का सूप दो, सीधा मज्जा जो है, मज्जा बढ़ेगी तो आपकी पीछे वाली धातु बढ़नी सही ढंग से बननी शुरू हो जाएगी, ऐसे है। तो क्या करता है? स्तन्य दूध बढ़ाने वाले हैं, पुष्टि करने वाले हैं, बॉडी को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। ब्रेहन करने वाले, शरीर को बढ़ाने वाले। वृष्य हैं, वृष्य मतलब होता है जो वीर को बढ़ाए, ठीक है ना, सेक्सुअल डिजायर बढ़ाए, वीर को बढ़ाने वाले हैं। वीर्यवर्धक यानी कि सीमेन की क्वालिटी को बढ़ाने वाले हैं। मेद्य, बुद्धि के लिए हितकारी, देखो कितना अच्छा है, हर चीज है इसमें। बल्य, शरीर का बल देने, शरीर को बल देने वाला है दूध, ठीक है। मन को प्रसन्न करने वाला, दूध पीते हैं, दूध पी के आप देखो आपका मन कैसे, माइंड जो है सेटिस्फाई होता है, कभी भी देख लो आप। जीवनी है, जीवन के लिए हितकारी है। श्रमहर है, श्रमहर का मतलब कि आपकी थकावट को, आप जब थके हैं रात को आके, हम जब सारा दिन थके रहते हैं, रात को आके सोने से पहले थोड़ा सा दूध पी लेते हैं तो थकान भी जो है उससे बिल्कुल थकावट को मिटाने वाले। श्वास और कास, श्वास कास को दूर करने वाले, ठीक है। कास को छोड़कर शेष समस्त कासों को, कौन सी? कफ कास को छोड़ के, इसलिए कहते हैं ना थोड़ा सा ये रेशा भी करता है, ऐसा मानते हैं ना, दूध थोड़ा सा रेशा करता है। कहते हैं बस ये कफ कास जो है, जिसमें कफ हो ना, उसको छोड़ के बाकी जितने भी कास है ना, खांसी में, श्वास में, उसमें ये बढ़िया है, ठीक है ना। जिसको ज्यादा रेशा आ रही है, ठीक है, रेशा वाली खांसी आती है, उसको थोड़ा सा दूध अवॉइड करना चाहिए, बस इतना कर ध्यान रखना। थकावट को श्वास, हाँ अच्छा। रक्त पित्त का नाश करता है और टूटे हुए को जोड़ने वाला है, हड्डियों को भी जोड़ने वाला है। रक्त पित्त यानी ब्लीडिंग हो रही है, नोजल नेजल ब्लीडिंग हो जाती है ना, कहीं की नक्सीर फट जाती है, तो उसको ताजा ठंडा दूध दे दो तो उससे भी सही हो जाएगी, ठीक है। सब प्राणियों के लिए सात्मय है, सात्मय यानी कंपैटिबल, यानी कि सबके लिए सही है, ये बुरा किसी का भी नहीं करेगा, सही है सबके लिए। सब प्राणियों के लिए सात्मय, दोषों को शमन अर्थात स्वस्थान, दोषों को अपने स्थान में रखने वाला, में स्थित दोषों को शांत करने वाला है। प्यास को नाश करने वाला, प्यास भी इससे नष्ट होती है।
अग्निवर्धक, अग्निवर्धक यानी भूख को बढ़ाएगा, हमारी जठर अग्नि को भी बढ़ाएगा ये। क्षीण और क्षत रोगियों के लिए हितकारी है। जो क्षीण और क्षत यानी जो लीन एंड थिन है, वीक है, जिनका मसल मास नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा है। पांडु, अनीमिया में इसमें आयरन भी है इसमें दूध में, तो अनीमिया के लिए, पांडु रोगी के लिए है, ठीक है। शोथ के शोष, शोष होता है सूख जाना, कहता है ना बच्चों को मुंह का सोकड़ा, शोष, शोष में यानी कि कोई इंसान सूखा है, कमजोर है, उसके लिए भी। गुल्म, गुल्म यानी पेट में गोला बन गया, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, गैस के लिए बहुत अच्छा है। उदर, उदर रोगों में भी बहुत अच्छा है। अतिसार में हम कहते हैं कि अतिसार में दूध नहीं पीना चाहिए, लेकिन गाय का दूध जो है, गो दुग्ध अतिसार में बहुत अच्छा माना है। इसको चिकित्सा में हम कहते हैं कि गो दुग्ध जरूर देना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ज्वर में, पुराना ज्वर है, जीर्ण ज्वर है, क्रॉनिक फीवर है, किसी को पुराना ज्वर है, उसमें बहुत बढ़िया है, ठीक है। दाह, हाथों पैरों में जलन हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो वहां पे ये पित्त शामक काम करता है दूध, ठीक है। शोथ रोग में, शोथ रोग यानी अगर सूजन पड़ गई है पैरों में, हाथों पैरों में, फेस में, तो दूध में विशेष करके उसमें क्या है, ये पथ्य है। पथ्य का मतलब ये कभी भी अपथ्य नहीं होगा दूध, ठीक है, दूध हमेशा पथ्य। लेकिन बात क्या है, अगर प्योर मिल जाए, प्योर मिलता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। योनि रोगों में, मूत्र कृच्छ में, योनि फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। मलयावरोध में, कॉन्स्टिपेशन में बहुत अच्छा है, पथ्य है और हितकारी है। ये वात पित्त रोगियों के लिए भी पथ्य है, मतलब कहने का ये सबके लिए ही पथ्य है जो, ठीक है ना। बस ये है इसकी। तो अब ये दूध जो है किस कार्य, अगर हम, ये तो हमने इंटरनली यूज कर लिया, नहीं उसके लिए बताया, खाने के लिए, ये उसके लिए पथ्य है। अब ये कैसे कैसे यूज कैसे होता है, चिकित्साओं में कैसे यूज हो सकता है, ठीक है ना, मतलब चिकित्साओं में कैसे ये दूध जो है नस्य कर्म में, नाक में डाल सकते हो आप गाय का दूध, ठीक है, एक दो बूंद नाक में डाल, नस्य कर्म में बहुत अच्छा है ये, ठीक है। अवगाहन, अवगाहन यानी है पानी में घोल के इसको, इसकी जो है वो सेक भी ले सकते हो, किसी को बवासीर है, ठीक है, उसमें पानी में डाल के उसमें बैठ कर अवगाहन, परिषेक करना, या अवगाहन उसको कहते हैं। या इसमें स्वेद जो होता है, स्वेद यानी स्वेटिंग लेके आनी, उसमें भी दूध का परिषेक करने से भी बहुत अच्छा है, स्रोतों को खोल देता है, ठीक है। अवगाहन क्रिया में, आलेपन में, आलेप भी दूध के साथ मिक्स करके उबटन लगाते हैं हम, हल्दी, ठीक है। वमन में देखो, ये बड़ी अच्छी बात है, अकंठ दुग्ध, जब वमन क्रिया करते हैं ना, तो वमन क्रिया में सबसे पहले अकंठ दुग्ध, चरक ने लिखा है अकंठ दुग्ध पान। अकंठ दुग्ध पान मतलब जब वमन कराना होता है, पहले दूध ही पिलाते हैं, कितना सारा दूध पिलाई जाएंगे, पिलाई जाएंगे, पिलाई जाएंगे, जिससे क्यों, क्योंकि ज्यादा दूध पीने से फिर क्या होता है, वॉमिटिंग आनी, फीलिंग शुरू हो जाती है। तो उस क्रिया को करने के लिए, वमन को की क्रिया में हेल्प करने के लिए दुग्ध का पान पहले होता है, पहले दूध का पान करते हैं, ठीक है। मैं वमन की थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, इसमें पहले दुग्ध पान करते हैं, कितना सारा अकंठ दुग्ध पान करके फिर एक दो वेग वॉमिटिंग के आएंगे, एक दो वेग, दो चार वेग आने के बाद ना, फिर उसके बाद फिर दवाई खिलाते हैं, वो मदन फल पिपली जो है ना, मदन फल की पेस्ट होती है, शहद के साथ मिक्स करके रोगी को खिलाओगे, फिर उसके थोड़ी देर के बाद जाके फिर कुदरत की तरफ से ही, जैसे मतलब उस दवाई के असर से उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं, वॉमिटिंग आनी शुरू, लेकिन उसको पहले स्टार्ट किससे करते हैं, अकंठ दुग्ध पान से, ठीक है। तो वो उसमें भी कार्य करते हैं, इसने बताया कि क्या कर्म करेंगे हम, दूध का क्या यूज लेंगे, ये है। बस्ती में आस्थापन बस्ती है या निरोहन बस्ती है, निरोहन या स्थापन एक ही बात है, उस बस्ती में, बस्ती यानी अनीमा में भी हम दे सकते हैं, ठीक है। विरेचन में भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। इससे मतलब अपने निशोथ अगर दी है, निशोथ जो है विरेचक द्रव्य दी है, तो उसके बाद दूध पिलाओगे तो और विरेचक भी करे, फिर विरेचन करेगा, उस औषधि के गुण के कारण विरेचन करेगा। स्नेह कर्म में, स्नेह कर्म में इसकी, जैसे हम कहते हैं षष्टिशाली पिंड स्वेद है, आप शायद आपको पता ना हो, षष्टिशाली पिंड स्वेद होता है कि पोटली मसाज जो है ना, वो करते हैं हम, पोटली मसाज में, उसमें शाली चावल ले लेते हैं, शाली चावल को दूध में उबालते हैं,
ठीक है, फिर उसका पोटली बनाते हैं, फिर पोटली करके फिर उसकी मसाज करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे ये स्नेह कर्म की तौर पे प्रयुक्त होता है, ठीक है। सब स्थानों पर रसायन अर्थात वाजीकरण आदि में भी प्रयुक्त होता है। रसायन का मतलब होता है टॉनिक्स। ये हम पैराग्राफ ये पढ़ेंगे हम, जो उत्तरार्ध चरक के जो सबसे पहले चैप्टर होंगे ना, उसमें रसायन और वाजीकरण का उल्लेख है। रसायन होते हैं सभी तरह के टॉनिक्स हैं, जो उनकी प्रेपरेशन जो है, और वाजीकरण होते हैं जो सेक्स से रिलेटेड जो है ना, उसकी जो प्रेपरेशन है, उसमें भी ये यूज होता है, बहुत आदि में भी प्रयुक्त होता है। यहाँ पर 8 प्रकार के दुग्धों के गुण कर्म सामान्य रूप में कहे गए हैं, यहाँ पे इनके सामान्य बताया हुआ है। आगे अन्नपान विधि नामक अध्याय, सूत्र स्थान का जो 27वां अध्याय है ना, अन्नपान में अनुसार प्रत्येक दुग्ध के गुण कर्म पृथक पृथक संपूर्ण रूप से, उस पे वहां पे फिर ये डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या इसके जो है वो है, ठीक है ना। तो हो सकता है मैं देखता हूँ, अगर परसों मैं इनके निकाल के तो आपको कर ही दूंगा, ठीक है, पढ़ा ही दूंगा इसके भी। और अगर हमने विधि के अनुसार चलना है, अगर आप कहोगे तो मैं सारे पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये इनके हो गए सामान्य गुण जो है वो हो गए। उसके बाद है हमारे पास दुग्धों के गुण के बाद आ गया शोधना प्रयुक्त वृक्ष है। वृक्ष शब्द बताए हैं कि जो वमन में जो उपयोगी जो है ना, वृक्ष 6 प्रकार के, वमन और विरेचन दोनों के लिए जो वृक्ष हैं, उनका जो लेटेक्स है, लेटेक्स का मतलब होता है उसका जो दूध है, ठीक है ना, वो यूज हाँ करते जी, हाँ हैं, जी, कैसे ठीक है हो? ना। उन वृक्षों की बताया हुआ 6 वृक्ष हैं ऐसे। कौन कौन से हैं? तदंतर जो यहाँ मैंने पर भेजा था। उन 3 वृक्षों का वर्णन किया जा रहा है जो कि पूर्वोक्त मूलनी और फलनी वृक्षों से अतिरिक्त है, कौन सा, क्या दवाई का मूलनी नाम और क्या था? फलनी द्रव्यों से अलग हैं। उनके नाम है स्नूही, स्नूही यानी सेहुंड, अर्क जो हम आम भाषा में कहते हैं मदार, तथा अश्मंतक। अच्छा। अश्मंतक भी एक प्लांट है, हाँ इसको डॉर भी कहते हैं। ये हाँ। इसकी भी जो है वो लेटेक्स यूज करते हैं, यानी इसका जो दूध है वो यूज करते हैं, ठीक है। इनमें पृथक पृथक कर्मों का निम्नोक्त पद्य द्वारा अच्छा। निर्देश किया जा रहा मैं है। यहाँ से मैं भेज अब दूंगा, यहाँ से अश्मंतक भेज का दूंगा, दूध मैं काय के लिए यूज करते हैं? अश्मंतक का दूध यूज करते हैं वमन के यहाँ लिए। से। जो सेहुंड का दूध हाँ है विरेचन हाँ। दस्त में देते हैं। मदार का जो दूध है, अर्क का दूध जो है, वो वमन तथा विरेचन दोनों में प्रयुक्त किया जाता नहीं है, मिल तो रहा ठीक है। होगा, बट क्या है उधर कुछ और नाम बोलते ये होंगे ना। इनके अलग से इसलिए दिया है क्योंकि इनका दूध यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से भेज दूंगा, कोई बात फिर नहीं, भेज शोधन दूंगा। उपयोगी मैंने भेजा 3 हुआ वृक्ष दवाई है अलग अभी से आपके और पास, दिए हैं, ले रहे जिनकी हो आप? छाल यूज करते हैं। इनका दूध यूज करते हैं। आगे 3 जो बताए हैं उनकी हम जो है वो छाल यूज करते अच्छा, हैं। वो कौन कौन से हैं? कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा। उक्त चीनी वृक्षों के अनंतर अभी उनसे जो आपका अतिरिक्त अभी इन तबीयत 3 ठीक है ना वृक्षों का आपका? वर्णन किया जा रहा है जिनकी त्वचा का हाँ बस ठीक है। शोधनार्थ नेक्स्ट उपयोग किया बार जब जाता है। आपको इनके स्वर्ण नाम प्राशन है दिया है ना मैंने शायद, लकुतिकरंज, ठीक है, कंटक करंज कहते हैं या कुतिकरंज जो है स्वर्ण प्राशन वो ये आपने है। बनाए थे ना? इसकी छाल यूज होती है। एक लिखा है कृष्ण गंधा जो हाँ, तो शुभांजन है। उसको लेने बनाने के शुभांजन बाद तो आप आपको सबको उसको पता ही लेने के होगा, बाद कैसा लग सहजन रहा है जिसे आपको कहते अभी हैं, फायदा? सुभांजना कहते हैं, जानते होगे आप साथ, है ना। और एक है शावर लोद्र यानी तिलक लोद्र, हाँ शावर लोद्र जो है, ठीक है। हाँ। ऐसे 3 जो हैं आप लिख लीजिए। एक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट जब मुझे भेजना होगा पुतिक तो कहते हैं या मैं उसको भी पुतिक भेज दूंगा, करंज, है ना? ठीक है, नहीं तो अभी आप या पैसे पे कंटक कर करंज देना भी कितना, कहेंगे। मैं देख लेता एक हूँ है कितना था कुछ, शुभांजन, मैं उसको देख करके सहजन, मैं कल में जिसे मैं मोरिंगा भी कहते यहाँ हैं। से ले करके भेज दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, मोरिंगा कहते हैं। इसकी फली भी होती है, ये इसका तो जी जी जी, ठीक है ना। एक है हाँ हाँ तिलक हाँ, मैं शावर पहले आप लोद्र, व्हाट्सएप ठीक है। में मैंने क्या क्या लिखा था ये मुझे भेज 3 जो देना ना, हैं अभी मेरा इनकी क्लास क्या चल रहा है, है यहाँ पे। छाल यूज करते हैं। देखो एक प्लांट का कहीं किसी चीज का यूज होता है, कभी कहीं किसी चीज का यूज होता है, और किसी चीज का इसकी छाल यहाँ पे यूज हो रही है, ठीक है ना। सहजन की छाल जो है यहाँ पे यूज हो रही है, लेकिन इसकी फली जो है किसी और काम के लिए यूज होती है, ठीक है। उक्त वृक्षों की त्वचाओं का चिकित्सा में प्रयोग जो है वो होता है। कौन कौन से? ये 3 जो है। पुतिक और तिलक की त्वचा का प्रयोग विरेचन के लिए किया हाँ जी, जाता है, हाँ ठीक प्रणाम। है। जो पुतिक रंजा या पुतिक है वो, और तिलक यानी शावर हाँ जी लोद्र जो है, बोलिए, आपका फोन इसको आया था। विरेचन के लिए यूज किया जाता है। लिख लीजिए आप साथ ओके ओके, साथ ठीक में। है ठीक कृष्ण गंधा यानी सहजन, ठीक है ठीक है शुभांजन जो ठीक है है, ठीक है। इसकी त्वचा का प्रयोग विसर्प में, विसर्प होता है
एर्सिप्लाज कहते हैं ये डिजीज, इसमें एकदम से ना स्किन के ऊपर रप्शन हो जाते हैं, फुफुले हो जाते हैं मुर्गे, ठीक है। लिकर रोग में सूजन, कोई स्वेलिंग हो जाए, ठीक है जी, मैं इन ठीक है। सभी को आपके सुहंजना जो है ये मैं मेनली भेजूंगा हम जो सभी, सुहंजना यूज करते हैं ना आपको वो मैं भेजूंगा जोड़ों के दर्दों 50-50 के लिए ग्राम यूज करके। करते हैं मोरिंगा को। तो ब्राह्मी गिलोय तो अश्वगंधा इसकी पहुंच छाल का भी वही पहुंच गुण थोड़ा है, महंगा है, कि ये मार्कांगनी छाल महंगा दे रहा है, काय के लिए सातपुड़ा दे रहा है महंगा छाल, जटामासी महंगा। मैं सूजन आपको में, इसको देख अर्श करके में, मैं बता दूंगा है बवासीर ना में, कितना कितना पड़ेगा इसका। ठीक है। दद्रु यानी दाद, खाज खुजली जो हो जाए, दाद हो जाते हैं, उनमें भी देते हैं। विद्रिद्धि यानी फोड़ा, 100, 200, फोड़े फिंसी हो ना, 250, उसमें भी। 40, और 60, गलगंड में, गंड यानी गलगंड जो है ये हमारे ग्वाइटर हो जाता है ना, 40, उसमें भी देते हैं, 60, ठीक है। कुष्ठ रोगों में, स्किन डिजीजेज में, 70, 80, ठीक है, आदि 90, सब रोगों में प्रयोग करो। 200, 300, और स्नूही आदि 3 क्षीरी तथा पूतिक आदि 3 त्वचा को मिलाकर 6 वृक्षों का विद्वान वैद्य शोषक समझे। आपको समझ लग गया? दोबारा से बताऊं। एक हो गया पूतिक और तिलक की त्वचा का प्रयोग विरेचन के लिए किया जाता है, ठीक है ना, उनका, ठीक है। और जो सहजन है उसका प्रयोग किस में कर रहे हैं? उसका प्रयोग विसर्प में कर रहे हैं, ठीक है, एर्सिप्लाज डिजीज है नाम। सूजन में कर रहे हैं, अर्श यानी बवासीर में कर रहे हैं, दद्रु यानी दाद में, ठीक है, रिंगवॉर्म्स जिया कहते हैं उसमें कर रहे हैं, विद्रद्धि यानी फोड़े फिंसी में कर रहे हैं, गंड यानी झींगा रोग जो होता है, ठीक है ना, गलगंड जो होती है, जो ग्वाइटर जिसको कहते हैं उसमें, कुष्ठ रोगों में, स्किन डिजीज में, ठीक है, इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका सहजन, ठीक है। और जो स्नूही आदि है उनका दूध यूज किया था वो बता दिया, ठीक है ना। ऐसे 6 वृक्ष जो हैं वो यूज हो रहे हैं शोधन शोधन। सर ये विरेचन जो लिखा हुआ है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर ये वमन तो उल्टी के लिए कहते हैं और विरेचन सर ये लूज मोशन लगाने के लिए कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, विरेचन होता है लूज मोशन। सर करंज का क्या? हाँ जी, करंज किसके लिए यूज? करंज, हाँ पूतिक करंज है, हाँ, लता करंज, हाँ, ये इसने विरेचन के लिए कहा ना, इसका छाल जो है, बिल्कुल जी, ठीक है जी ओके। चलिए आगे चलें। सर कृष्णगंधा किसे कहते हैं? सर कृष्णगंधा, कृष्णगंधा इसको सहजन, मोरिंगा को, मोरिंगा सहजन, मोरिंगा को। और शुभांजन सर, शुभांजन सहजन तो भांजन वो नहीं कहते हैं। सहजन एक ही बात है। कई भाषाओं में। अच्छा अच्छा, हाँ, एक्चुअली में पता क्या है, जैसे आपने कल किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, अजगंधा किसे कहते हैं, ठीक है ना, किसी ने पूछा था आप में से, पूछा था ना। तो अजगंधा जो है वो अजवाइन ही है, जंगली अजवाइन होती है वो, अजमोत। हाँ अजमोद। होता मेरे दिमाग में अजगंधा, अजमोद जो होता है वो उसके बकरे के समान स्मेल आता है उसमें से। हाँ, अज माने बकरा। कल आपने किसने पूछा अजगंधा है ना, तो फिर मेरे को कहा कि मैंने यही सोचा, मैं कहा अजगंधा है, अज की स्मेल आएगी, अज यानी कि बकरी। तो मैं ऐसे होता ना कि जो हम पढ़ रहे हैं चरक में ऐसे है, तो एक चीज के उस टाइम पे इन्होंने ये नाम दिए थे, फिर बाद में रिसर्च की, सबने रिसर्च कर करके फिर उन्होंने देखा ये प्लांट इससे मिलता है, जब उसका निघंटू बने हुए हैं ना, ये जितने भी द्रव्य औषधियां हैं, ये निघंटुओं में जब हम निघंटू पढ़ेंगे ना, निघंटू भी बहुत डिटेल में, फिर उसमें उसका बोटानिकल नेम का मतलब होता है इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, ये रिसर्च की हुई है निघंटुओं पर। महाप्रकाश निघंटू है, कैदेव निघंटू है, ये सारी रिसर्च वर्क है। ये तो चरक को तो हम सीधा सीधा पढ़ रहे हैं, यार लेकिन ये इतना सीधा नहीं है, मुंबईको सुन इसमें न एक द्रव्य की डिटेल पैसा यति हाल्ने भन्दै बड़े साला खते ध्यान हाल्दै से हाल्छ उसको यार। पढ़ा गया, फिर उसके ऊपर फिर आगे टिकाएं लिखी गई, हालिया फिर तब जाके तो हमको प्लांट्स के बारे में पता लगा। वो एक चीज के कितने मतलब, ठीक है। अब जैसे आपने कृष्णगंधा का पूछा, अगर आपने इसमें यहाँ पे वो हमको ना बताएं कृष्णगंधा ब्रैकेट में ये है, तो हमको भी समझ नहीं लगेगी कृष्णगंधा है क्या, ठीक है ना। और सर निघंटू मैंने पढ़ा हुआ है, इसमें निघंटू में जो
ये अपना चरक संहिता है, इसके बहुत से फार्मूलों का तो खंडन किया गया है। जो भाव प्रकाश निघंटु है ना वो चलता है सबसे ज्यादा, ठीक है। जी जी, उसी की बात चल रही है। हाँ जी, भाव प्रकाश निघंटु है, ठीक है। वो तो देखो ऐसे है ना, जो टीकाकार आगे जाके है वो तो अपने, मैं अगर हम अपनी तरफ से कह दें कि चरक बिल्कुल गलत नहीं थे, ये गलत है, ये तो आपकी अपनी है, आप पढ़ जाओ तो, और मैं सही कह रहा हूँ जी वो गलत थे। और सर जैसे कि हम रसराज महोदधि पढ़ते हैं तो उसमें जो जैसे कि अस्थियों से इलाज हो रहा है, मांस से इलाज हो रहा है, या फिर मूत्रों से इलाज हो रहा है, इस सब का बिल्कुल खंडन किया गया है उस बुक में। किसका? चरक जी का? चरक जी का नहीं, जैसे कि मूत्रों से इलाज बताया था अभी आपने थोड़ी देर पहले। देखो मैं वही कह रहा हूँ, जो अस्थियों से इलाज है या फिर बालों से इलाज है, यानी कि जानवरों से प्राप्त किसी भी चीज से मूत्रों से इलाज, इसको सर राक्षस विधि बताया गया है उस किताब में। नहीं तो देखो सर उस समय जैसा जरूरत पड़ा उसके हिसाब से है ना सर, उस समय वैसा वस्तुएं नहीं रही होंगी। आप इस चीज को समझे, यही बात मैं समझा रहा हूँ। ये देखें कि बाद में हम रिलीजियस अलग से हो गए, है ना, लेकिन जब ये शास्त्र लिखा गया था ना, तो वो जो है मानव की भलाई के लिए लिखा गया था कि उसको रोगों से दूर करना, ठीक है ना। अब कुकुटांड त्वक भाषा में कुकुट मांस का भी वर्णन है, ठीक है, सबके मांस का वर्णन है। क्यों किया हुआ है इसका मांस का वर्णन? मांस वर्ग में 27वें अध्याय में हम पढ़ेंगे जब, ठीक है। वो इसलिए किया गया है कि जब रोगी को हमने ठीक करना है ना, तो जब बहुत जरूरत है उसको, ठीक है, ये उसमें चॉइस दी है कि सबसे पहले तो आप जड़ी बूटियों से इलाज करो, लेकिन अगर कोई नहीं ठीक है, जैसे अब हमारा राजक्षमा रोग है, ठीक है, राजक्षमा है ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस में तो पेशेंट ठीक ही नहीं होता जब तक उसको मांस नहीं मिलेगा, मांस रस नहीं मिलेगा। उसमें लिखा हुआ चिकित्सा में कि आप मांस रस दो, इसको मांस तो सर ये तो गाय के मांस का रस लिखा हुआ है ना इसमें चरक संहिता में। चरक लिखा है, लेकिन उसमें उसका अवगुण लिखा है, गुण वाला नहीं लिखा। वो आप पढ़ो। अब जैसे हमारा सरसों का शाक है, उसके गुण थोड़े लिखे हैं कि ये गुणी है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, लेकिन उसका गुण है कि अवगुण है ये बताया हुआ ना। अब सरसों का शाक तो अवगुण मानना है, वातकारक है, वो तो हम खा रहे हैं, ठीक है ना, उसको पथ्य थोड़े मानना है, उसको अपथ्य मानना। डिस्क्रिप्शन सबकी दी हुई है, लेकिन उसमें ये बताया हुआ है पथ्य क्या है, अपथ्य क्या है, ठीक है। तो गाय के मांस को आप पढ़ोगे, जब उसको अपथ्य ही बताया, पथ्य नहीं बताया उसे, वो बीमारियां करने वाला गाय का मांस। गाय का सब कुछ जो है वो फायदे का है, लेकिन एक मांस को छोड़ के। हम पढ़ेंगे अन्नपान विधि जब पढ़ेंगे ना, उसमें आप देखना गाय के बारे में लिखा होगा, ये कफ वर्धक है, दोष कारक है, लिखा होगा उसके ऊपर, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, हम आएंगे उसके ऊपर बात। खाते हैं तो खाने है, तो हम सरसों का साग भी खाते हैं, तो नहीं छोड़ते हैं। नहीं सर, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लिखाई की बात कर रहा हूँ। तो क्या लिखा हुआ है लिखे तो ये शास्त्र जो है ये ज्ञान का शास्त्र है, ठीक है ना, ये कोई रिलीजियस शास्त्र नहीं है, धार्मिक शास्त्र नहीं है, ये ज्ञान का शास्त्र है। उसने हर चीज की उन्होंने डिस्क्रिप्शन की है ना, कि ये कैसा है, ठीक है ना, ये बात है, ठीक है, होगी क्लैरिटी? जी। चलो, तो आगे क्या है, पूर्वोक्त मूलनी आदि औषधियों का इस पद्य द्वारा उपसंहार किया जा रहा है। इस प्रकार फलनी पढ़ लिया हमने, मूलनी द्रव औषधियां, स्नेह पढ़ लिए, लवण पढ़ लिए, मूत्र और दूध तथा ये वृक्ष जिनके दूध और त्वचा का उपदेश किया गया है। औषधियों का ज्ञाता। अब देखो यहाँ पे फिर प्रैक्टिकल बात अब करेंगे। ये कहते औषधियां जो हैं, जड़ी बूटी आदि को जानने वालों की जातियों का निर्देश। कौन जानता है इन जड़ी बूटियों को? कहते जो अजपा हैं, बकरियों को पालने वाले गडरिए, ठीक है, उनको इसकी नॉलेज है। अविशा भेड़ों को पालने वाले, ठीक है, गाय भैंस को चराने वाले, और भी जो बनवासी हैं
वे भी नाम तथा रूप द्वारा इनको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई थी कि हम तो शास्त्र पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको कौन जानता है? जो बचपन से ही इनके अंदर रह रहे हैं, इसके गुणों के बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चरक हैं उनका नाम चरक क्यों पड़ा था? क्योंकि वो चलते रहते थे। ठीक है, हाँ जी, कुछ पूछना है किसी ने? तो चरक जी जो थे वो चलते ही रहते थे, मतलब वो उन्होंने अपना अग्निवेश का प्रतिसंस्कार तो किया, लेकिन वो चलते रहे। जब उन्होंने द्रव्यों की विवेचना करनी, उसके बारे में पढ़ना था, तो इन गडरियों से जाके पूछा उन्होंने, सबसे जाके पूछते रहे, गांव गांव जाके पूछते रहे, इसमें क्या गुण है, काय के लिए है। फिर उन्होंने जो अपना जो तंत्र था जो अग्निवेश का, उसके साथ फिर उन्होंने कंपैरिजन किया कि ये जो है ये प्लांट है, ये जो है ये वाला पौधा है, ये वाला पौधा है, उसकी फिर इस प्रकार उसको समझा कि ये इसके गुण धर्म इससे मिलते जुलते हैं, तो ये वाला ही है। ठीक है, ऐसे था। नाम मात्र का परिचय पर्याप्त नहीं, केवल नाम अथवा रूप ज्ञान मात्र से औषधियों के संबंध में कोई भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो तत्ववेता विषयक प्रश्न है। औषधियों के स्वरूप आदि को ना जानने वाला भी व्यक्ति यदि उनके प्रयोग का ज्ञान रखता है तो उसको औषधि का तत्वविद कहा जाता है। कहते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सिर्फ नाम का ज्ञान हो तो वो भी सही नहीं है बंदा, कि भाई आपको नाम पता है इसका ये है, लेकिन अगर उसके आपको प्रयोग पता है कि ये जैसे गिलोय है, मान लो किसी ने गिलोय नहीं देखी, चलो हमने तो देखी है, सबने देखी है, हम सबने, ठीक है, गिलोय का आपको ज्ञान है कि गिलोय जो है ये इसमें इसके ये गुण धर्म है, ये कषाय गुण प्रधान है, ये शीत गुण प्रधान है, ये जो है क्या कहते हैं इसको, फीवर को, इसको ज्वर को दूर करने का है ना, ज्वर हर है, ये सारी आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता है ना। तो भी कहता है कि आपको अगर उस द्रव्य के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, पर आपको देखा नहीं है, जाना नहीं अच्छी तरह से, तो भी कोई बात नहीं, तो भी ठीक है, अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज का ज्ञान है। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज जरूरी है, सिर्फ नाम से नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज, वो क्या कार्य करती है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको सारी है ना, उसको भी आप कंठस्थ कर लो। ठीक है, उसके योगों को कंठस्थ कर लो तो, लेकिन देखना बहुत अच्छी बात है, उसको समझना, उसके बारे में जानना, उसको, वो तो बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन आप नहीं भी जान सके, उसके प्रयोग में के बारे में जानते हैं, तो भी वो तत्ववित्त कहा जाता है। जो वैद्य भली भांति औषधियों के संबंध में जानता है, उसके बारे में तो कहा ही क्या जा सकता है, अर्थात वही उत्तम चिकित्सक है। ठीक है, इनके बारे में आप जानते हो अच्छी तरह भली भांति, तो आप बहुत अच्छे वैद्य हो। ठीक है, समझ गए? चले आगे। ठीक है, उत्तम चिकित्सक के लक्षण क्या हैं? जो चिकित्सक प्रत्येक पुरुष, चिकित्सीय पुरुष, स्त्री, बाल, वृद्ध को परीक्षा करके, अच्छी तरह से उसको एग्जामिन करके, देश काल के अनुसार उन औषधियों के मात्रा अनुसार योग को जानता है, उसे उत्तम चिकित्सक जानना चाहिए। जो रोगी के पहले रोग को जाने, ठीक है, उसके बाद कैसे औषधियों को तैयार करना है, इसके बारे में जानता है, वो क्या है, उत्तम वैद्य जो है माना गया है। ठीक है, पुरुषम पुरुषम शास्त्र का ये निर्देश सर्वथा अविस्मरणीय है। चिकित्सा की सफलता भी अधिकांश इसी पर निर्भर करती है। यही कारण है कि उसी रोग से निर्दिष्ट एक प्रकार का औषधि योग दूसरे प्रकृति आदि वाले पुरुष में असफल सिद्ध होता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हर एक इंसान की प्रकृति जो है अलग अलग है। वात पित्त कफ में ऐसे 3 प्रकार की, इसमें किसी की वातज पित्तज प्रकृति है, किसी की पित्तज कफज है, किसी की कफज पित्तज है, किसी की कफज वातज है, किसी की तीनों सम दोष, मतलब सम दोषों वाली सम प्रकृति है। तो हर प्रकृति के अनुसार उस द्रव्य की विवेचना करके उसको उस हिसाब से जो है दवाई बनानी चाहिए। कोई दवाई किसी के लिए अगर कफज प्रकृति वाला है, उसको वो हम सेम वो दवाई नहीं दे सकते जो हम वातज प्रकृति वाला है उसको देंगे।
तो वो उसके लिए विष हो सकती है, उल्टा हो सकता है, ठीक है। ऐसे पहले आपको जज करना पड़ेगा कि इसकी प्रकृति क्या है और इसके लिए हम कौन सी मेडिसिन जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। अज्ञात ज्ञात औषधि का सेवन का परिणाम, इसी के आधार पे उन्होंने आगे बताया कि कौन सी औषधि जो है क्या कर सकती है, ठीक है। तो संहिताकार चिकित्सक तथा रोगी दोनों को सावधान करते उपदेश दे रहे हैं कि अविज्ञात औषधि जिसको हमको पहचान नहीं, हमको नहीं मालूम, विष शस्त्र अग्नि वज्र के समान घातक है और विज्ञात अमृत के समान सुखद है। जिसका हमको अच्छी तरह भली प्रकार हम जानते हैं वो हमारे लिए अमृत के प्रकार है, ठीक है। तो जिसकी हमको नॉलेज नहीं है, चाहे वो बिल्कुल बहुत अच्छी भी हो, अगर हमको उसकी नॉलेज ही नहीं है तो हम उसको दे दें, गलती कर दें, तो वो विष के समान भी हो सकती है। उचित औषधि प्रयोग का महत्व क्या है? जिस औषधि के द्रव्यों का नाम, रूप और गुण सुविदित ना हो, उसका यदि सेवन किया जाता है तो वह अनर्थकारी होती है। मान लो कोई पौधा है, हमने ना किसी में पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, तो वो अनर्थकारी है, उसको यूज ही ना करो आप। और यदि भली भांति नाम, रूप, गुण मालूम हो, फिर भी उनका ठीक प्रकार से मिश्रण ना किया गया हो, तो भी वे अनर्थकारी है। और जिसकी आपको अच्छी तरह से नॉलेज है, पता है कि ये है, और लेकिन उसको सही ढंग से ना यूज किया गया हो, ठीक है, वही प्रकृति के अनुसार मनुष्य की जिसको क्या बीमारी है उसकी प्रकृति के अनुसार उसको, वो भी अनर्थकारी है, वो भी सही काम नहीं करेगी बल्कि नुकसान करेगी, ठीक है। उचित प्रयोग का फल, दुर्युक्त की निंदा के पश्चात सुयुक्त औषधि योग की प्रशंसा की जा रही है। अब पहले बताया था कि कौन सी औषधि अनर्थकारी है, उसकी बात की, कौन सी बहुत अच्छी मानी गई है वो क्या है? योगात गुण धर्मों को जानने के बाद औषधियों को मिलाने के तीक्ष्ण विष भी उत्तम औषधि का रूप धारण कर लेता है। कहता कोई विष भी हो, जैसे वत्सनाभ है, ठीक है ना, आपने सुना होगा वत्सनाभ के बारे में, है ना, वत्सनाभ और संख्या ये विष है, ठीक है, आर्सेनिक और वत्सनाभ। और अगर इनको अच्छी तरह से भली प्रकार मात्रा के अनुसार इसको शुद्ध करके सही ढंग से यूज करेंगे तो ये एक बहुत इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं ये वत्सनाभ जो है, ठीक है। ये बुखार में फटाफट इसका वो इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं बुखार में, ठीक है। तो ये क्या कर औषधियों का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, औषधियों को मिलाने से तीक्ष्ण विष भी उत्तम औषधि का रूप धारण कर लेता है। जीवन उपयोगी प्रतिदिन सेवन करने योग्य औषधि का भी यदि दुरुपयोग अर्थात ठीक ठीक सम्मिश्रण ना किया जाए तो वह तीक्ष्ण विष का रूप धारण कर लेता है। और जो बहुत अच्छी, जैसे अब आंवला ही है, हम कहते हैं आंवला जो है वो सर्वहितकारी है, बहुत ही अच्छा है जी, इसको आपको जरूर खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए। लेकिन कई बार इसका जूस जो है हम एक्स्ट्रा ही पीते जाएं, मान लो हम ज्यादा ही पी लें, इसका जूस पी लें, ज्यादा ही आंवले खा लें, और आप जान सकते हैं कि ज्यादा आंवले खाने से, ज्यादा इसको सेवन करने से यूरिक एसिड हो जाता है, इसी से, आंवलों से ही। और हम आम जब हम इलाज करते हैं तो हम जब देखते हैं किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको हम आंवला मना करते हैं कि आप आंवला ना लें, आंवला जो है वो ज्यादा ठंडा है, शीतवीर्य है, तो वो यूरिक एसिड मतलब यूरिक एसिड को कई बार ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी है औषधि, कितनी अच्छी है ये, माना गया कि आंवला सबसे बेस्ट है, खाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी ओवरडोज ही करते रहेंगे तो ये नुकसान करेगा, ठीक है। इसका ये अर्थ है यहाँ पर। इसलिए दीर्घ जीवन और आरोग्य की कामना करने वाले बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह चिकित्सक द्वारा युक्ति बाह्य सम्मिश्रित औषधि का ग्रहण, युक्ति बाह्य सम्मिश्रित मतलब जिसकी युक्ति ना की गई हो का ग्रहण ना करे, ठीक है। तीक्ष्ण विषयों के वत्सनाभ और संख्या का ग्रहण किया जाता है, भली भांति शुद्ध करके योगों में मिलाए हुए इनके गुणों की प्रशंसा एवं प्रभाव से चिकित्सक समाज चिर परिचित है। इनके संबंध की विशेष चर्चा निघंटुओं में देखें। इसने एक्सप्लेनेशन दी है एक नीचे, वो मैंने आपको बताया, एक वत्सनाभ और संख्या।
इनको अगर सही ढंग से यूज करें, ये विष है एक्चुअली में, लेकिन अगर सही ढंग से, जैसे कुचला है, कुचला भी जो है विष में माना गया है, पॉइजनिंग मानी गई है, लेकिन शुद्ध कुचला को शुद्ध करके अगर हम यूज करें, हमारी एक टैबलेट आती है विष तेंदुकादिवटी, आप पढ़ेंगे शायद आपको मालूम भी हो, तो विष तेंदुकादिवटी में उसमें शुद्ध कुचला डाली हुई है, और शुद्ध कुचला जो है इतनी अच्छी पेन किलर है ना, आप लिख सकते हैं ये बात। वो विष तेंदुकादिवटी हम पेट के दर्द में दे सकते हैं, जोड़ों के दर्दों में दे सकते हैं, दर्दों में सबसे अच्छी मानी गई है। और हम इतने पेन किलर्स एलोपैथी वाले देते हैं, तो उससे तो ये कई गुना अच्छी है, ठीक है ना, इससे किडनी नहीं फेल होगी। और जो एलोपैथी की अंग्रेजी दवाइयां पेन किलर दो, देखो कैसे किडनियां उड़ जाती हैं। आप, मैंने तो इसको साल साल भर हमने विष तेंदुकादिवटी लोगों को खिलाई हुई है, कई ऐसी औषधियां हमने साल साल भर, तो इसमें क्या है, कुछ भी इनको कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको शुद्ध करके बनाई हुई दवाई। हाँ, दवाई अच्छी बनी होनी चाहिए आपकी, अच्छी कंपनी की बनी होनी चाहिए आपकी जो मेडिसिन है। अब आगे इन्होंने बताया मूर्ख वैद्य की निंदा। क्या कहता है, क्या है मूर्ख वैद्य की निंदा? कहता है देवराज इंद्र का अमोघवज यदि सिर पर गिर जाए, उसका जो वज्र है देवराज का, वो सिर पे कहता गिर जाए, तो शायद कहता मनुष्य का जीवन जो है वो शेष रह जाता है। कहता लेकिन किंतु मूर्ख वैद्य द्वारा सम्मत औषधि का प्रयोग करने वाले रोगी का जीवन शेष नहीं रह सकता। लेकिन जो मूर्ख वैद्य है, उसका अगर उसकी दवाई खाई जाए, खाते रहेंगे तो आप गए समझे काम से, ठीक है। तो ये मूर्ख वैद्य की जो है उसके बारे में बता रहे हैं, या जो अच्छा वैद्य है उसके बारे में बता रहे हैं। मूर्ख वैद्य से संपर्क ना करें। दुखी रोग के कारण शैया पर पड़े हुए और वैद्य पर श्रद्धा रखने वाले रोगी के लिए जो अपने विद्वान वैद्य समझने वाला मूर्ख वैद्य व्यक्ति बिना समझे बूझे औषधि देता है, इस प्रकार के अधर्मी पापी साक्षात यमराज का स्वरूप धारण करने वाले तथा दुर्बुद्धि के साथ संभाषण करने मात्र से भी मनुष्य नरकगामी होता है। मतलब इसकी निंदा की हुई है मूर्ख वैद्य की, ठीक है। छद्मवेशी वैद्य से सावधान। अब छद्मवेशी या छद्मचर वैद्य, एक आगे हम पढ़ेंगे कि सिद्ध साधित वैद्य है, एक छद्मचर वैद्य होता है, एक मूर्ख वैद्य। तीन प्रकार से छद्मचर, जैसे हम कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, हमें कहावत कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, ठीक है ना। तो वो छद्मचर वैद्यों में आते हैं, नीम हकीम खतराए जान, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, वो छद्मचर में आते हैं। भयंकर सर्प विष अथवा उबला हुआ तांबा, उसकी डिस्क्रिप्शन बता रहा है। पी लेना अच्छा है अथवा आग में तपाए हुए लोहे के गोले को खा लेना अच्छा है, किंतु शास्त्रज्ञ चिकित्सकों का वेश धारण करने वाले कपटी वैद्य को अपने शरण में आए हुए रोग पीड़ित व्यक्ति से अन्न, पीने के पदार्थ अथवा धन लेना उचित नहीं है। तो चलो, वैसे हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं आजकल, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी सोच जो है पेशेंट को ठीक करने की जगह पैसा बनाने में है, तो ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? छद्मचर वैद्यों में, और ये सारे मूर्ख वैद्यों में ही है, ठीक है। नॉलेज तो है, लेकिन वो अपनी नॉलेज का जो है वो मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, किस लिए? पैसे बनाने में, डरा के इसे जेर इन कर दिया। ये सब क्या है? ये सब छद्मचर वैद्य हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी, हमारे यहाँ भी, तो अगर सही से नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक्सपीरियंस नहीं है सही ढंग से, तो वो भी नुकसान करेंगे, उतना ही ऐसे। वैद्य आरोग्य दान के लिए प्रयत्न करे, इसलिए चिकित्सक बनने के इच्छुक मतिमान मनुष्य को चाहिए कि वे अपनी गुण रूपी संपत्ति के प्रति अत्यंत प्रयत्नशील रहे, जिससे वे मनुष्य को प्राण दान देने वाला बन सके। औषधि एवं चिकित्सक की परिभाषा क्या है? वही औषधि ठीक है जो आरोग्य दान में सक्षम, ठीक है ना। तो जो औषधि सही जगह पे उगी हो, सही उसके जो गुण धर्म जो है वो सब बढ़िया हो, ठीक है, तो वो ही रोग का नाश करने वाली है। और वही चिकित्सकों में श्रेष्ठ है जो विभिन्न रोगों से मुक्ति प्रदान करा दे और जो रोगों को ठीक कर दे, वही सबसे बढ़िया जो है वो वैद्य जो है वो माना गया है, ठीक है।
आगे क्या है, चिकित्सा में सफलता वैद्य का लक्षण। अब ये वैद्य को जो है, वैद्य का जो प्रयोजन है उसके बारे में बताया कि वैद्य को कैसा होना चाहिए, क्या उसकी सोच क्या होनी चाहिए। सभी कर्मों की सिद्धि में सम्यक प्रयोग ही कारण होता है और चिकित्सा में सफलता चिकित्सक के संपूर्ण गुणों से युक्त होने को सूचना देती है। ठीक है, तो इसकी आगे इसने विवेचना भी ये की है कि जो चिकित्सक है ना, उसको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि भी मैं अपने पेशेंट को ठीक करूं। ठीक है, ये उसकी सोच होनी चाहिए, ना कि उसमें धन अर्जित जो है वो धन अर्जित करने की सोच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक कहावत है कि मनी डॉक्टर शुड नॉट गो आफ्टर मनी, मनी शुड कम आफ्टर द डॉक्टर। ठीक है ना, जो है अगर आप अपने उसमें ध्यान होगा कि मैंने पेशेंट को ठीक करना है, मैं अपने मरीज को ठीक करूं, जब मरीज ठीक हो जाएगा स्वतः ही आपके पास अपने आप ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए पैसे के पीछे भागने की जगह पेशेंट को ठीक करने के पीछे भागो, मैंने इसको ठीक करना है, कोशिश यही करनी है। ठीक है, बार बार उसको ठीक करने की सोचोगे, उसमें तजुर्बा लोगे तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसका उपसंहार हम देख लेते हैं क्या कहते हैं। प्रस्तुत अध्याय के विषयों की गणना निम्नोक्त श्लोकों द्वारा की जा रही है। उसकी समरी है। आयुर्वेद का आगम ब्रह्मा से लेकर भारद्वाज तक, अर्थात आयुर्वेद के इतिहास का वर्णन। ठीक है, आयुर्वेद के आगम का हेतु। ठीक है, शास्त्र की संसार में प्रति किस प्रकार भारद्वाज इंद्र के पास गए और उनसे उपदेश ग्रहण करके परवर्ती ऋषियों को उसका उपदेश दिया। सूत्र प्रवर्तन का अग्निवेश आदि द्वारा तंत्र रचना करके उनको ऋषि संस्कृत में सुनाना और उनकी अनुमति प्राप्त करना आदि। आयुर्वेद का निर्णय, आयुर्वेद की परिभाषा, उसके लक्षण आदि, संपूर्ण कारण और कार्य, आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। आयुर्वेद का प्रयोजन है धातु साम्य क्रिया आदि। ठीक है, व्याधि आदि के कारण, तीनों दोष, संक्षेप से औषधि वर्णन। ठीक है, रसों का निर्देश बताया, त्रिवृत द्रव्य संग्रह बताए हैं, मूलनी फलनी द्रव्य बताए हैं, स्नेह बताए हैं, लवण है, मूत्र है, दूध है, 6 प्रकार के वृक्ष जिनके दूध तथा त्वचा चिकित्सा में उपयोगी हैं। इन सब के भिन्न भिन्न कर्म, योग अयोग, गुण अवगुण, इनको क्रमशः इस प्रकार समझें। योग के गुण और अयोग के गुण। वैद्य अपवाद, वैद्य कहने के अयोग्य व्यक्ति तथा मूर्ख वैद्य निंदा, और जिनमें वैद्यों के सभी गुण हों, श्रेष्ठ वैद्य की परिभाषा। इन सब का सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में महर्षि अग्निवेश ने वर्णन किया है। ठीक है जी, शास्त्री जी हमारा ये पहला चैप्टर हो गया। जी 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 जी। हमारा आज का टाइम भी हो गया, 9 भी बज गया है ना? 9 बज गए? हाँ जी, चलो ठीक है। हाँ तो कल का क्या, कौन सा चैप्टर है, कल का कौन सा प्रसंग रहेगा वो भी जरा। कल का आप संडे का थोड़ा सा, हाँ कल संडे, कल छुट्टी है। हाँ जी, हाँ, तो मंडे को हम एक ऐसे कर लेते हैं। हाँ। एक बार थोड़ा सा आप सबको कह दें, एक बार पढ़ दें सारा चैप्टर सभी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिनको हमारे यहाँ से बुक चाहिए, मैंने कल जाना है अपने उसमें बुक स्टोर में जाना है, तो जिनको चाहिए वो व्हाट्सएप में मुझे लिख करके भेजे कि मुझे चरक संहिता चाहिए। आपके पास अगर वहाँ अवेलेबल हो आपके आसपास के शहर में, तो आप लोग कृपया वो जा कर के आप देखें, वहाँ से पता। हाँ हाँ हाँ, सेकंड हैंड की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड हैंड बेसिकली क्या है, देखो जो चरक संहिता अगर मैं दोनों खंड सेकंड हैंड भी मैं लूंगा तो उसके जो वजन है वो वजन भी काफी ज्यादा होगा। पोस्ट ऑफिस के जो खर्चा है कर करके कुल मिला के बात उतनी बन जानी है मेरे हिसाब से, जहां तक लगता है। जी जी। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा ही फर्क है फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड में। वैसे मैं बताऊं, बाकी आपकी मर्जी है। हाँ, तो मतलब अगर आप कहोगे सेकंड हैंड मिल तो जाएगी यहाँ पर, मतलब की बात करने से। अब कितनी क्वांटिटी में मिलेगा वो एक बात है, दूसरी बात है कि क्योंकि वजन है ना काफी ज्यादा मेरे पास, अगर मैं एक बुक लूंगा तो कम से कम ये
मेरे देखो ये कम से कम ये 1.5-2 किलो की बुक होगी। बहुत ज्यादा। अब ये पोस्ट ऑफिस में मैं जो लोगों को मैं पार्सल भेजने के लिए जाता हूँ, 400 ग्राम का मुझे 400 ग्राम तक का जो पार्सल है वो 100 रुपए से ऊपर होता है। तो इस हिसाब से देखें तो ये बात तो फिर वहीं रह जाती है ना। इसीलिए आप लोग ना सभी लोग कृपया चरक संहिता इस बुक को आप लेके आइए, और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब योगेश सहगल जी जब बोलेंगे, आप लोग भी उसी बुक को उसी चैप्टर में वहां जाकर के आप लोग देखिए। फिर आपको बड़ा मजा आएगा हाँ, सब उसमें ना पढ़ने आप लोगों को बहुत ज्यादा आनंद आएगा उसमें, मतलब ऐसा लगेगा जैसे आप किसी कॉलेज में बैठ करके किसी प्रोफेसर के लेक्चर को सुन रहे हैं, बिल्कुल। वो वैसे आपको तो आनंद सर आएगा। 2 खंड है सर इसमें, प्रथम खंड और कुछ द्वितीय बुक खंड। इसमें एक ही मतलब बुक में भी है, वो छोटे छोटे पुस्तक होते हैं, वो छोटा उसका साइज होता है, उसकी जो राइटिंग है ना वो काफी छोटा होता है, और एक कुछ बड़ा राइटिंग वाला वो 2 खंड में मिलता है। तो दो आप पहले प्रथम खंड ही भेज दो, प्रथम खंड को ही हमको टाइम लग जाना अभी। चलो प्रथम खंड, लेकिन आपने मुझे लिखना है, और मैं कल जाकर के मैं पूछूंगा वहां पर बात करूंगा, तो कितने, एक तो वो कितने निकाल पाएंगे पहली बात, दूसरी बात उसके प्राइस क्या है, उसके उसके वजन में देखूंगा, और उसके बाद मैं आपको डिटेल बताऊंगा कितने रुपए का होगा। योगेश सर ये पूछ रहा था आपसे मैं कि जैसे अपना इसका मिल रहा है चरक संहिता का इधर, तो सही रहेगा? खेमराज जी का लिखित है वो। हाँ तो हाँ, वैसे तो बात तो वही है, बात तो एक ही है। नहीं तो मैं आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूं, पीडीएफ भेज दूं मैं। वो भी सही है, वो भी सही है सही। नहीं सर, ग्रुप में है ना वो डाल दियो सर, उसका रेट क्या है बुक का, पुस्तक का ग्रंथ का क्या रेट है उसका? मेरे पास जो है वो ब्रह्मानंद त्रिपाठी की है, बाकी आप कोई भी ले लो, सभी अच्छी हैं। ब्रह्मानंद त्रिपाठी की सारी पुस्तकें हैं जी हमारे पास। अच्छा हाँ, ब्रह्मानंद त्रिपाठी का है, वो जो है वो ले लीजिएगा। और जब ये डॉक्टर साहब पढ़ाएंगे, देखो यहाँ पर डॉक्टर साहब ऐसे पढ़ा रहे जैसे छोटे से बच्चे को मतलब कि पढ़ा रहे, इस तरह से प्यार से वो पढ़ा रहे, बस आनंद आनंद लीजिए इसका। लेकिन सामने ना बुक रखिए, फिर आपको और आनंद आएगा, मजा आएगा फिर। हाँ, एक होता है लेक्चर की तरह देना, वो हाँ उससे जगह ये ज्यादा अच्छा है, जब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे ना, हमको क्या हाँ जल्दी पड़ी है, हमने कहीं बस थोड़े पकड़नी है। हाँ, ठीक, एक्चुअली क्या है ना धीरे कि धीरे। यहाँ पर या तो ये हो कि आप लोग ऑलरेडी कॉलेज से पढ़ के आए होते, बीएमएस स्टूडेंट होते, तो वहाँ ऑलरेडी आप पढ़े, फिर वहाँ पर फिर हम ये थोड़े दूसरे लेवल में बात करते, उसके ना लेक्चर हाँ, अलग तरीका से बात होती। लेकिन यहाँ नहीं अभी सर, हम क्या करें, ये तरीका सही है सर, ये तरीका जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं सर, ये बहुत बेस्ट हाँ तरीका है सर। ये तरीका बहुत अच्छा है। तो इस सर तरीका को तो समझने के लिए आप लोगों को ना आपके सामने एक बुक होनी चाहिए, तो आप लोगों के लिए बहुत